दिन का बुक ठीक है। इंग्लिश वर्जन का कोई सा भी बुक। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात यह है कि विद्युत धारा अगर कहीं भी प्रवाहित होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है कि नहीं है? उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो भाई गर्म क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हीट क्यों डेवलप होता है? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, होते ही हैं, है ना। और कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके अंदर उसका आयन भी होगा, कॉपर है तो कॉपर आयन। इसको जब हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी को ऑन कर देते हैं तो अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, है कि नहीं है? होता है कि नहीं ऐसा? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ने लगते हैं और इस मूवमेंट के क्रम में, इस मूवमेंट में क्या होता है, टक्कर होता है कि नहीं? लगातार टक्कर होता है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा आ गई, है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी ऊर्जा आई? गतिज ऊर्जा। तो इस गति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच और आयंस के बीच में लगातार क्या होते हैं, टक्कर होते हैं। और इस टक्कर में या फिर घर्षण कह सकते हैं आप, है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो घर्षण भी होगा और टक्कर भी होगा। तो इसके दौरान जो है, इस घर्षण की वजह से उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, हीट। क्लियर है? ऊर्जा लॉस होती है नहीं यहाँ पर, ये ऊर्जा क्या है, यही तो है हीट या ऊष्मा जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये कंडक्टर क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। क्लियर है? अब इसी हीट को ये हीट चाहे तो बर्बाद हो जाएगा और अगर हम चाहें तो इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्लियर है? यूज़ करेंगे, हीट को यूज़ कर सकते हैं ना, किसी भी कंडक्टर में जो हीट डेवलप हो रहा है उसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। और उसी यूज़ का जो नतीजा है कि हम लोग मान लो कि वाटर हीटर होता है कि नहीं, टोस्टर होता है, या जो भी बल्ब का फिलामेंट है, ये सब जो जलता है या हीट प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग क्या करते हैं, इस हीट को यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? इसी से रिलेटेड जूल साइंटिस्ट ने लॉ दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 3 फंडामेंटल लॉ इन्होंने दिया है। क्या दिया कि मान लीजिए कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर इसमें हम लोग I करंट फ्लो करें t टाइम के लिए, ठीक है ना, तो इनका कहना है कि इस रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा H, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के। ठीक है ना? अगर रजिस्टर का रेजिस्टेंस और टाइम जो है कांस्टेंट टाइम के लिए किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है? When R and T are constant, ऐसा लिख लीजिए, और शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ये पहला लॉ हो गया। H ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है ना? किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा हीट उतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? ये दूसरा लॉ, व्हेन I एंड T आर कांस्टेंट। और क्या, हीट किस पर डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, है कि नहीं है? जितनी देर के लिए आप धारा प्रवाहित करेंगे तो हीट तो उतना ज़्यादा मिलेगा आपको। सो H इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन T। लिख देंगे व्हेन R एंड I बी कांस्टेंट। तो ये तीनों लॉ हैं, इन तीनों लॉ को एक साथ लिखा जाएगा, H प्रोपोर्शनल टू I² RT।
ठीक है, या H बराबर I स्क्वायर RT। ये सीधा हीट का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? क्लियर है? या उसी को एनर्जी के फॉर्म में भी E बराबर लिख देते हैं हम लोग, I स्क्वायर RT। H और E एक ही चीज़ है, ठीक है ना, हीट एनर्जी या एनर्जी। साथ ही साथ अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगा दें, ओम्स लॉ भी बराबर IR, देखिए यहाँ इस कंडक्टर में ओम्स लॉ भी लग जाएगा, तो चेंज कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्मेट को। E बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इंटू I इंटू T, तो IR बराबर भी लिख सकते हैं ना, तो E बराबर क्या हो गया, VIT। ये भी सूत्र है, ऑलरेडी देख चुके हैं। और हम लोग इसको सॉल्व करके E बराबर V स्क्वायर बाई RT भी लिखा जा सकता है ना, ये भी फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले हैं एनर्जी के। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल पावर, शक्ति, ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इक्विवेलेंट होगा। नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये है आपका जाकर एवरेज पावर भी कह सकते हैं इसको। अगर हम तात्क्षणिक शक्ति की बात करें, देखिए तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर, PI बराबर क्या लिख देंगे, dW/dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है ना। आगे देखिए, इसी को लिखें P बराबर dW, वर्क डन है ना, तो वर्क डन कौन सा, देखिए इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस Q और W के बीच में रिलेशन, बोलिए, B बराबर W/Q, फेमस फॉर्मूला है। तो dW स्मॉल वर्क के लिए हो जाएगा हमारा चालक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हम लोगों ने दिया हुआ है, V, ठीक है। तो स्मॉल वर्क, स्मॉल चार्ज को मूव करने के लिए कितना हो जाएगा, dQ इंटू V लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। कोई दिक्कत, dW के लिए स्मॉल चार्ज को मूव करने के लिए इतना हो गया। dQ/dt क्या हो गया, I नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बना, मतलब V इंटू I, पावर बराबर V इंटू I। जी हाँ, तात्क्षणिक धारा। कहीं से भी कर लिए, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से तो हो ही रहा है। dQ/dt नहीं होता, अभी dQ/dt I नहीं होता है।
करंट बराबर हाँ dq/dt होता है क्या नहीं? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा देखिए, इसी इक्वेशन को फिर से ऐसा लिख सकते हैं क्या, de/dt बराबर p लिख सकते हैं। w को e लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और de बराबर p dt लिख सकते हैं और इंटीग्रेट कर दें तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू देगा, इंटीग्रेशन p dt। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? P बराबर क्या होता है, V इंटू आई यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करेगा किस पर कि करंट जो है कांस्टेंट बह रहा है कि कांस्टेंट नहीं बह रहा है। कांस्टेंट बह रहा है तब तो सीधा सीधी PV क्या हो जाएगा, VI इंटू टी हो जाएगा सीधा। अगर कांस्टेंट नहीं बह रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से। तो ये हमारा एक फंडामेंटल फार्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत है? जैसे P बराबर V इंटू आई हुआ ना, अभी बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं, IR इंटू आई, तो क्या लिख दिया I²R। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें हम लोग, E बराबर इंटीग्रेशन P की जगह क्या लिखेंगे, I²R इंटू dt। R तो कांस्टेंट होता है, किसी भी कंडक्टर का R क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, जब तक कि उसके मटेरियल के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए या लंबाई डायमेंशन के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। तो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए R कांस्टेंट, इंटीग्रेशन I² dt, ये हो गया एक सूत्र। अब अगर I कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और अगर I कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन होगा, उसका सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे देखिए लिख देंगे, इफ़ I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन क्या हो जाएगा, E बराबर R इंटू I² और इंटीग्रेशन dt, dt का t हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो I²R इंटू टी, वापस आ गया वही फॉर्मूला जूल्स लॉ। dt का मान लीजिए टोटल टाइम t है, ओके। और अगर I कांस्टेंट नहीं रहा तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, सबको पता है ये जूल होता है, ठीक है ना। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। और ऊर्जा का एक कमर्शियल यूनिट भी होता है कि नहीं है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है कि नहीं, यस, किलोवाट आवर। किलोवाट शक्ति का मात्रक और टाइम है वहाँ पे सब टाइम का मात्रक आवर। ये कैसे आ गया, तो यहाँ से देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा P बराबर क्या, W/T या E/T है ना, तो ये हो गया आपका जा करके वाट, नहीं हुआ, और ये क्या हो गया जूल, और ये क्या हो गया सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड हो सकता है कि नहीं, क्लियर है। इसी को कन्वर्ट कर दें अगर 1 किलोवाट और सेकेंड को क्या कर दें आवर, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एक यूनिट, यूनिटी नाम है इसका, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना, 1 किलोवाट आवर। और SI में 1 यूनिट का मान कितना होता है, 3.6 ना, क्या हो जाएगा, हाँ जूल हो जाएगा, हाँ जूल, वही वाट सेकंड मतलब जूल।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ, कमर्शियल यूनिट को ही बोलते हैं यूनिट। जैसे हमारे घरों में जो ऊर्जा यूज होता है तो यूनिट के रूप में कहते हैं 5 रुपये यूनिट है, तो मान लीजिए 10 यूनिट खर्च हुआ एक दिन में, तो कितना खर्च हुआ, उस तरह से कितना एनर्जी खर्च हुआ वो आप निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग कुछ। हाँ, यहाँ तक तो थ्योरेटिकल क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें और क्या आ सकता है? अब जैसे एक आध को क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जितना क्वेश्चंस करते चले जाएंगे उतना कॉन्सेप्ट ठीक होता जाएगा। क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेगा। खाली थ्योरी पढ़ के चाहिएगा कि हम जो है उसको ये कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस में ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है, कितने टाइम के लिए? मान लीजिए 2 सेकंड के लिए, और ये 40 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। कितने ओम का है? 40 ओम का। हाँ, तो कितना हीट जनरेट करेगा बताइए? एनर्जी डिसिपेटेड, फॉर्मूला मिटा देंगे। देखिए करंट क्या है? कांस्टेंट है, तो I² RT सीधा फॉर्मूला है ना। I का मान है 2, तो 2 गुना 2, और रेजिस्टेंस कितना है? 40, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, 320 जूल ना, हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए, मान लीजिए ये कोई वायर है जिसमें करंट बह रहा है इस तरह से 2T+1 के हिसाब से, ठीक है, और रेजिस्टेंस है मान लीजिए 40 ओम, यही चीज़ है। लेकिन इस बार जो करंट बह रहा है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है ना, समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है T बराबर 2 सेकेंड के लिए कितना हीट जनरेट होगा या कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा? $2000 हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इस बार करंट तो कांस्टेंट है नहीं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? RI² DT, यही था क्या? यही होगा ना? क्लियर है? यानी कि पहले वाला फॉर्मूला PDT, इसके बाद इसको ऐसे लिखे थे। क्लियर? क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है, इसलिए अब आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो R हो गया, I की वैल्यू क्या है? 2T, तो 2T+1 का होल स्क्वायर DT, ऐसा होगा क्या? कोई दिक्कत है? I की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करिए। तो E बराबर R को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन देखिए 2 पार्ट में होने वाला है। 2, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा ना, A+B के होल स्क्वायर में। कितना हो जाएगा? 40² + 40 + 1 A² + B² + 2AB। क्लियर है ना? इनटू क्या हो गया? DT। इंटीग्रेशन है पूरा, तो ये हो गया हमारा 4 इंटीग्रेशन T² DT प्लस, हाँ R का मान रखेंगे, सबका मान रखेंगे, ठीक है। देखिए तो सही जा रहे हैं। क्लियर है? R की वैल्यू कितनी है? 40, ठीक है। 4 इंटू इसमें कितना हो जाएगा? TQ/3। अब वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक? 2 सेकंड के लिए कह रहा है ना, 0 से लेकर 2 सेकंड, +4
t²/2 0 से लेकर 2 सेकेंड प्लस t 0 से लेकर 2 सेकेंड। क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 बाहर आ गया। अंदर में क्या रहे? t³ मतलब 8 - 0 सही है ना? 2 बाहर आ गया। 4/2 मतलब 2 हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 - 0 सही है। प्लस क्या हो जाएगा? 2 - 0 मतलब 2। आठ चुके 32/3 प्लस 8 प्लस 2 हल कर लीजिए, इतनी एनर्जी होगी। सर आ गए क्या? नहीं आया। किस तरह का पैटर्न आएगा समझ में आ गया ना? इस तरह से भी पूछ सकता है। आ गया आंसर? ओके, कितना आया? 826.6 जूल हो गया। मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं देगा, सिंपल ही देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, पावर रेटिंग किसी भी बल्ब या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो पावर रेटिंग रहता है, जैसे कोई बल्ब है मान लीजिए, इस बल्ब में लिखा हुआ है सपोज करें 100 वाट 220 वोल्ट। जनरली यही 220 वोल्ट तो रहता है। घरेलू परिपथ में 220 वोल्ट दिया जाता है ना, तो 100 वाट 220 वोल्ट, इससे क्या मतलब कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल सकता है? इससे क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं, याद रखिएगा। एक तो बल्ब का प्रतिरोध मिल सकता है, बल्ब का प्रतिरोध आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आर बराबर क्या होता है? v²/p हो सकता है कि नहीं? सोचिए, p बराबर v²/r होता है ना, वहाँ से r बराबर v²/p, दोनों जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है? मतलब ये जो बल्ब है, ये बल्ब हम लोग ऑपरेट करेंगे 220 वोल्ट पर, तो पावर कितना देगा, कितना एनर्जी देगा? 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, 100 जूल प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा आपको प्रोवाइड करेगा ये? 100 जूल, 100 जूल। क्लियर है? क्लियर है? ओके। 100 वाट पर सेकेंड। तो R बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, v², 220 गुना 220 बटे पावर कितना है? 100। 0 0 कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया? 484 ओम। बल्ब का प्रतिरोध कितना मिल गया? 484 ओम। ये बल्ब का प्रतिरोध चेंज होने वाला नहीं है, चाहे किसी भी तरह के वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाए। क्लियर है? एक तो ये जानकारी मिली। दूसरी क्या जानकारी मिल सकती है? करंट अगर हम यहाँ से देखें, PV और I के बीच करंट का संबंध क्या है? P बराबर क्या होता है? V × I होता है ना, तो I बराबर
P बटा V। P कितना है? P है 100 और V कितना है? 220। तो I बराबर कितना हो गया? 10/22। सॉल्व करिए तो कितना आएगा? 5/11 एम्पियर। हाँ, तो ये जो करंट आया, ये करंट कौन सा करंट है? मतलब इस बल्ब से होकर गुजरने वाला मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? I हो सकता है, अधिकतम धारा। क्लियर है? नहीं समझे मेरी बात? ये किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है? मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लोन थ्रू दी बल्ब। अगर इससे ज़्यादा धारा प्रोवाइड करेंगे तो बल्ब फूट जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, ये अधिकतम धारा की वैल्यू बताता है। क्लियर है? कोई इसकी बात। ठीक है ना? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट में कुछ और बातें जो हैं, जैसे देखिए ये जो बल्ब होता है, जनरली जो पुराना जो बल्ब होता था, है कि नहीं है, इसमें यूज़ करते थे कौन सा फिलामेंट? ये जो फिलामेंट होता था टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन। ठीक है ना? टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल है, और इसका जो क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। गलनांक लगभग 3300। कितना होता है? 7800। हाँ, अच्छा रह सकता है मतलब। ठीक है ना? डिग्री सेल्सियस ना? ना ना ना, ये चीज़ आप क्या दिए? 78। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, कहाँ पर जाकर के गलेगा ये? 3300 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं ना? यानी कि हाँ, देखिए ये जो फिलामेंट होता है, जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? गर्म होता जाएगा, होता जाएगा ना, गर्म होता जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट इतना ये प्रोड्यूस करते जाएगा कि इसी हीट के वजह से ये क्या होगा? लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद क्या लाल होने लगता है क्या? नहीं। तो मतलब क्या, वो एनर्जी फैलाने लगता है। आ रही बात समझ में? और चूँकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है गर्म होने की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद ये क्या होता है? लाइट देने लगता है। ठीक है, और लाइट को फैलाने के लिए कुछ और भी इसमें गैस यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा गैस? हाँ, आर्गन गैस, है कि नहीं जी? क्लियर है? उसी तरह से पानी गर्म करने के लिए हीटर यूज़ करता है क्या? हाँ, पानी गर्म करने के लिए हीटर यूज़ करते हैं। तो ये जो हीटर होता है, ये हीटर किस चीज़ का बना होता है? मेनली मिश्र धातुओं का। किसका? अलॉयज़। क्लियर है ना? मिश्र धातुओं का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। और इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जिसका प्रतिरोध बहुत हाई होगा, हीट भी उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, नहीं करेगा? H प्रोपोर्शनल टू R है ना? जिसका R ज़्यादा होगा उसका हीट क्या होगा? ज़्यादा होगा। मटेरियल मिश्र धातु यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है?
नाइक्रोम वगैरह, मैंगनीन, ये सब जो है मिश्र धातु हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। और देखिए ये जो कॉइल बना हुआ है, जैसे आप कॉइल बनाते हैं ना, कॉइल का भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है R बराबर रेजिस्टिविटी L/A, है कि नहीं है? मतलब R की वैल्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ करती है कि नहीं? जितना लंबा तार होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो ये मोड़ करके छोटा सा एरिया में हम इसको मोड़ रहे हैं, हालांकि लंबा है ये। एरिया कम करने के लिए सिर्फ इस तरह से कॉइल कर दिया गया है। जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, इस तरह। क्लियर है? रूम हीटर में जो तार यूज़ करते हैं वो इस टाइप का तार यूज़ किया गया होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, ज़्यादा हीट डेवलप करेगा। जाड़े के दिन में यूज़ करते हैं ना रूम हीटर वगैरह, उसमें जो तार होता है। क्लियर है? तो इस तरह का कोई भी टोस्टर वगैरह, तो यह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज़ में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है ना, सर्किट में फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ इधर वायर लगा हुआ है, ये जो वायर है तो कॉपर का होता है, ठीक है ना। और ये बीच में जो वायर है ये किसी और मटेरियल का बना होता है, ठीक है, जिसका गलनांक क्या होता है, कॉपर से कम होना चाहिए। हाँ, किससे कम? जी, कॉपर से कम। क्यों? इसलिए कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा कॉपर का बना हुआ है सर्किट में, है कि नहीं है? तो हाई करंट आएगा तो पहले इसको गलाएगा, जैसे ये गलेगा फट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और आपका एप्लियंस जो है वो टूटने फूटने से बच जाएगा। तो ये रीज़न होता है। ये सारी बातें थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। इतनी सी जानकारी होनी भी चाहिए, और आप और भी थ्योरी में पढ़ लीजिएगा ठीक से। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसको एक बार और हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।